डियर स्टूडेंट्स, मैं कक्षा 10 विषय विज्ञान का दूसरा पाठ लेकर आया हूँ। ठीक है, जिसका नाम है आम्ल क्षारक एवं लवण। आम्ल क्षारक एवं लवण। ठीक है, तो सबसे पहले हमें अम्ल पढ़ना है, फिर क्षारक को पढ़ना है तथा लवण के बारे में हमें पढ़ना है। ठीक है, तो सबसे पहले अम्ल पढ़ते हैं। अम्ल क्या होते हैं, अम्ल की पहचान क्या है, मतलब परिभाषा क्या है, अम्ल कैसे पहचानेंगे। ठीक है, तो अम्ल पहचाने के दो तरीके हैं। अम्ल पहचाने के दो तरीके हैं। एक तो अरिहंस का दिया हुआ तरीका है, अरिहंस के हिसाब से, अरिहंस के अनुसार। ठीक है, और दूसरा तरीका है एक परिभाषा। ठीक है, क्या होती है ये, देखो परिभाषा क्या कहती है, वह पदार्थ जिनका स्वाद खट्टा होता है, वह पदार्थ जिनका स्वाद खट्टा होता है तथा जो नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। वह पदार्थ जिनका स्वाद खट्टा होता है और नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। मतलब लिटमस एक पेपर होता है, अगर जिस पर हम क्या करते हैं, अम्ल को डालने पर हम नीला लिटमस होगा तो क्या में बदल जाएगा, लाल में बदल जाएगा। ये इसकी परिभाषा है। ठीक है, तो क्या कहोगे परिभाषा, वह पदार्थ जो स्वाद में खट्टे तथा नीले लिटमस को लाल कर देते हैं अम्ल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, अम्ल कहलाते हैं। दूसरी परिभाषा है अरिहंस के अनुसार। अरिहंस एक वैज्ञानिक है जिन्होंने कहा है कि वह पदार्थ जो जलीय विलयन में वियोजित होकर, वह पदार्थ जो जलीय विलयन में वियोजित होकर केवल हाइड्रोजन आयन देते हैं, उन्हें हम अम्ल कहते हैं। उन्हें हम अम्ल कहते हैं। मतलब वह पदार्थ जो जल में विलय होकर, जल में मिलकर H+ आयन निकालते हैं, H+ आयन निकालते हैं, उन्हें हम अम्ल कहते हैं। ठीक है, तो अम्ल, अब सबसे पहले अम्ल तो आपको समझ में आ गए होंगे, मैं आशा करता हूँ कि आपको अम्ल समझ में आए होंगे। अम्ल क्या होता है, वह पदार्थ जिनका स्वाद खट्टा होता है और लाल लिटमस को नीले लिटमस को लाल कर देते हैं, नीले लिटमस को लाल कर देते हैं, उन्हें हम अम्ल कहते हैं। ठीक है, दूसरी बात, अरिहंस के अनुसार जब अम्लों को जलीय विलयन में मिलाया जाता है, अम्ल को जल के साथ मिलाया जाता है तो H+ आयन प्रदान करते हैं। ठीक है, तो उदाहरण जैसे HCl, ठीक है, अम्ल है। HCl क्या है, अम्ल है। और H2SO4 अम्ल है, HNO3 अम्ल है। ठीक है, ये सभी क्या है, अम्ल है। ठीक है, अब अम्लों का वर्गीकरण, अम्लों को दो भागों में बांटा गया है। अम्लों को दो भागों में बांटा गया है। एक उत्पत्ति के आधार पर अम्लों को बांटा गया है दो भागों में, और दूसरा अम्लों को आयनन के आधार पर दो भागों में बांटा गया है। अम्लों को चार भागों में मुख्य रूप से बांटा गया है, आयनन के आधार पर और उत्पत्ति के आधार पर। ठीक है, तो अगर हम पहले उत्पत्ति के बारे में पढ़ लेते हैं, उत्पत्ति कहाँ से होती है आयनन की, आयन मतलब अम्ल की। ठीक है, तो अम्ल की उत्पत्ति के बारे में अगर हम बात करें तो सबसे पहले कार्बनिक अम्ल आते हैं। ठीक है, दूसरे होते हैं खनिज अम्ल। ठीक है, कार्बनिक अम्ल वह अम्ल होते हैं, कार्बनिक अम्ल वह अम्ल होते हैं जो सजीव के उत्पादों द्वारा प्राप्त होते हैं। वह अम्ल जो सजीवों के उत्पादों द्वारा प्राप्त होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम कार्बनिक अम्ल कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं, कार्बनिक अम्ल कहते हैं। जैसे एस्टिक अम्ल, एस्टिक अम्ल सिरका में होता है। एस्टिक अम्ल कहाँ में होता है, सिरका में होता है। एक कार्बनिक अम्ल है। कैसा अम्ल है, कार्बनिक अम्ल है। ठीक है, दूसरा सिट्रिक अम्ल नींबू और संतरे में उपस्थित होता है। सिट्रिक अम्ल नींबू और संतरे में होता है। ये भी क्या है, सजीव जीवों द्वारा, मतलब सजीवों का उत्पाद है, सजीवों का क्या है, उत्पाद है। ठीक है, जैसे लैक्टिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल ये दही में होता है। ठीक है, या दूध में होता है। दूध को थोड़ा लंबे समय तक रखते हैं तो दही बनता है, तो उसी में इसे लैक्टिक अम्ल के रूप में पाया जाता है। ठीक है, तो ये क्या है, सजीवों का उत्पाद है, सजीवों के उत्पाद में उपस्थित रहता है ये अम्ल। ठीक है, जो स्वाद में थोड़ा खट्टे और कैसे लगते हैं, स्वाद में खट्टे होते हैं। ठीक है, आगे देखिए खनिज अम्ल। दूसरे
आते हैं। अगर उत्पत्ति के आधार पर दूसरी की बात करें तो पहले थे कार्बनिक अम्ल, अब दूसरे हैं खनिज अम्ल। खनिज अम्ल वह अम्ल होते हैं जो खनिजों द्वारा निकाला जाते हैं, मतलब खनन द्वारा प्राप्त किए जाते हैं। कहाँ द्वारा प्राप्त किए जाते हैं? खनन द्वारा प्राप्त होते हैं, उन्हें हम खनिज अम्ल कहते हैं। ठीक है, खनिज अम्ल जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, नाइट्रिक अम्ल है, सल्फ्यूरिक अम्ल है, ये सभी कैसे हैं? खनिज अम्ल हैं। ठीक है, इनको हम प्राकृतिक मतलब सजीवों द्वारा प्राप्त नहीं कर सकते, इन्हें हम खनन करके बाहर निकाले जाते हैं। ठीक है, ये खनिज अम्ल होते हैं। ठीक है, दूसरी बात होती है आयनन द्वारा। आयनन को हम कितने भागों में बांटते हैं? 2 भागों में। ठीक है, एक होते हैं प्रबल अम्ल, दूसरे होते हैं दुर्बल अम्ल। क्या होते हैं? एक होते हैं प्रबल अम्ल और दूसरे होते हैं दुर्बल अम्ल। आयरन के आधार पर अगर बात करते हैं तो 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो प्रबल अम्ल क्या होते हैं? वह अम्ल जो जल में पूर्णतया वियोजित होकर आयनित होते हैं। ठीक है, जो वह अम्ल जो जल में पूर्णतया आयनित या वियोजित होते हैं। क्या कह सकते हैं? वह अम्ल जो जल में पूर्णतया आयनित या वियोजित होते हैं या पूर्णतया मिल जाते हैं, ऐसे भी कह सकते हैं, मिल जाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम प्रबल अम्ल कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? प्रबल अम्ल कहते हैं। जैसे कि प्रबल अम्ल, जैसे कि यहाँ पर देखो लिखा है H2SO4, HCl, NO3, ये सभी क्या है? प्रबल अम्ल है। ठीक है बच्चों, H2SO4, HCl, NO3 ये सभी प्रबल अम्ल हैं। दुर्बल अम्ल क्या होते हैं? वह अम्ल जो जल में पूर्णतः वियोजित ना होकर अल्प मात्रा में विलय होते हैं, अल्प मात्रा में वियोजित होते हैं, उन्हें हम दुर्बल अम्ल कहते हैं। ठीक है, तो दुर्बल अम्ल जैसे कि हैं HCl, ठीक है, CH3COOH, ठीक है, HCOOH आदि, ये सभी कैसे अम्ल हैं? दुर्बल अम्ल है। ठीक है, तो इस तरह से ये सभी अम्ल होते हैं। ठीक, हाँ बच्चों, अगला है अम्ल के भौतिक गुण। ठीक है, अभी अम्ल का वर्गीकरण पढ़ा है, उसके बाद अम्ल के भौतिक गुण कौन कौन से हैं? तो अम्ल के भौतिक गुण सबसे पहले तो है नीले लिटमस को लाल कर देता है। दूसरा, स्वाद में खट्टे होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा गया है अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। ठीक है, और जल में विलय होते हैं। ठीक है, ये पहला क्या है? भौतिक गुण है इसका। ठीक है, दूसरा है नीले लिटमस को लाल कर देता है। ठीक है, ये भौतिक गुण है इसका। ठीक है, क्या करता है? यह नीले लिटमस को भी लाल कर देता है। अगला देखो, अम्लों की प्राकृतिक संक्षारक होती है। अम्लों की जो प्रकृति होती है वो संक्षारक होती है, और ये अम्ल त्वचा, कागज या लकड़ी पर लगने से उसे क्या कर देते हैं? नष्ट कर देते हैं। ठीक है, सभी अम्लों के जलीय विलयन विद्युत के सुचालक होते हैं। सभी जो अम्ल होते हैं, अम्ल का जलीय विलयन जो होता है वो विद्युत का क्या होता है? सुचालक होता है, अर्थात उनमें विद्युत प्रवाहित हो सकती है। ठीक है, अम्लों के रासायनिक गुण। ठीक है, तो अम्लों के रासायनिक गुण देखो, सबसे पहले हम करेंगे अम्लों का रासायनिक गुण चेक करेंगे किसके साथ? धातु के साथ। ठीक है, तो धातु को जब क्या करेंगे? अम्ल को धातु के साथ क्या कराएंगे? मिलाएंगे। ठीक है, तो क्या बनेगा? देखो क्या होता है, जब हम अम्ल और धातु की अभिक्रिया कराते हैं, अम्ल और धातु की अभिक्रिया कराते हैं, तो हमें क्या मिलता है? सबसे पहले हमें अम्ल और धातु की अभिक्रिया कराने पर देखो यहाँ पर क्या बना है? अम्ल और, तो उसका क्लोराइड बन जाता है। उसका क्या बन जाता है? क्लोराइड, और हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। जब अम्ल और धातु की क्रिया होती है तो हाइड्रोजन गैस निकलती है। ठीक है, दूसरी बात, जब धातु के कार्बोनेट तथा धातु के हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ क्रिया कराते हैं, किसकी? अम्ल की जब धातु के ऑक्साइड तथा धातु के हाइड्रोजन ऑक्साइड के साथ जब क्रिया कराते हैं तो क्या होता है? जैसे तो एक लवण बनता है, जल बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है। ठीक है, एक लवण बनता है, जल बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है।
जब धातु की ऑक्साइड के साथ हम क्रिया कराते हैं, धातु ऑक्साइड के साथ, धातु हो और उसमें ऑक्सीजन जुड़ा हो तो वो धातु का ऑक्साइड बन जाता है। जैसे जिंक के साथ ऑक्सीजन जुड़ा है तो जिंक ऑक्साइड, ठीक है। जैसे कॉपर के साथ ऑक्सीजन जुड़ा है तो कॉपर ऑक्साइड, ठीक है। तो धातु के ऑक्साइड के साथ क्रिया कराने पर हमें लवण और जल का निर्माण होता है, लवण और जल का निर्माण होता है, ठीक है। तो धातु के साथ हम क्रिया कराएंगे तो हमें गैस मुक्त होगी, हाइड्रोजन गैस, ठीक है, और लवण बनेगा। उत्पाद में हाइड्रोजन गैस मुक्त होगी और लवण का निर्माण होगा। जब धातु को कार्बोनेट के साथ, धातु कार्बोनेट के साथ हम अम्ल की अभिक्रिया कराएंगे, धातु कार्बोनेट के साथ अम्ल की, तब लवण बनेगा, CO2 गैस निकलेगी, ठीक है, और लवण का निर्माण होगा, ठीक है। लवण का निर्माण होगा, जल निकलेगा, CO2 गैस बनेगी। तीसरी बात है, जब धातु ऑक्साइड के साथ क्रिया कराएंगे तो लवण का निर्माण होगा और जल का निर्माण होगा, ठीक है बच्चों, समझ में आई बात इतनी, ठीक है। तो धातु के साथ हम क्रिया कराएंगे तो क्या होगा, लवण प्राप्त होगा, साथ में हाइड्रोजन गैस मुक्त होगी। जब धातु कार्बोनेट या धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ हम क्रिया कराएंगे तो क्या होगा, यहाँ पर एक लवण प्राप्त होगा, जल बनेगा और CO2 गैस मुक्त होगी। अब जो धातु के ऑक्साइड के साथ, जैसे जिंक ऑक्साइड के साथ, मैग्नीशियम ऑक्साइड के साथ, कॉपर ऑक्साइड के साथ या किसी अन्य ऑक्साइड के साथ, किसी भी धातु के ऑक्साइड के साथ हम क्या करते हैं, किसी भी अम्ल का प्रयोग क्या करते हैं, अभिक्रिया कराते हैं तो हमें लवण बनता है, ठीक है, और साथ में जल का निर्माण होता है। अम्लों के उपयोग, तीसरी हेडिंग बच्चों, अम्लों के उपयोग। अम्लों के उपयोग देखो कहाँ कहाँ पर अम्लों का प्रयोग किया जाता है, उपयोग किया जाता है। सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग बैटरियों को बनाने में, क्या में, बैटरियों को बनाने में, जब लेड एसिड बैटरी बनती है ना, ठीक है, तो उसमें अम्ल का ही प्रयोग किया जाता है। दूसरा है पेट्रोलियम उद्योग में, ठीक है, कृत्रिम धागे बनाने में, कृत्रिम रेशे बनाने में, ठीक है। तीसरा है कृत्रिम रेशे बनाने में और पेट्रोलियम उद्योग में, हम इन सभी उद्योगों में हम पेट्रोल किसका प्रयोग करते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल का। क्या प्रयोग करते हैं बच्चों, सल्फ्यूरिक अम्ल का, इंग्लिश में H2SO4 कहते हैं। क्या कहते हैं, इसका सूत्र होता है H2SO4, ठीक है। दूसरा है नाइट्रिक अम्ल का प्रयोग। नाइट्रिक अम्ल का उपयोग हम कहाँ पर करते हैं, तो नाइट्रिक अम्ल को सोने और चांदी को शोधन में करते हैं। किस, सोने और चांदी के शोधन में हम नाइट्रिक अम्ल का ही प्रयोग करते हैं। उर्वरक बनाने में, औषधियाँ बनाने में, ठीक है, विस्फोटक बनाने में, आदि सभी चीज़ों में हम किसका प्रयोग करते हैं, नाइट्रिक अम्ल का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तीसरा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, जिसे हम बोलते हैं HCl। HCl का प्रयोग हम काहे में करते हैं, वस्त्र उद्योग में, रंग को, मतलब रंग पर जब रंग चढ़ाया जाता है कपड़ों में, ठीक है, तो उसे रंग चढ़ाने के लिए हम HCl नाम के इस पदार्थ का, केमिकल का प्रयोग, अम्ल का प्रयोग करते हैं, ठीक है। और जब पेंट करना होता है, किसी लोहे की परत को पेंट करना होता है, उससे पहले उसे साफ करने के लिए हम किसका प्रयोग, HCl का प्रयोग करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद उसके ऊपर कलाई चढ़ाई जाती है, ठीक है। तो कलाई चढ़ाने से पहले इसको, लोहे को साफ करने के लिए हम इसका प्रयोग, किसका, HCl का प्रयोग करते हैं। फिर उसके बाद क्या आता है, अम्ल। अम्ल के बारे में मैंने बताया, अम्ल क्या होते हैं, अम्ल कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। अम्ल उत्पत्ति के आधार पर 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है, और उसी प्रकार से आयनन के आधार पर 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। उसके बाद मैंने उसके भौतिक गुण और उसके उपयोग भी मैंने बता दिए हैं। अब आती है क्षारक की बारी। किसकी बारी, क्षारक की बारी। क्षारक वह पदार्थ होते हैं जो स्वाद में कड़वे होते हैं। क्षारक क्या होते हैं, वह पदार्थ होते हैं जो स्वाद में कड़वे होते हैं तथा लाल लिटमस को नीला कर देते हैं, ठीक है। अम्ल क्या करते हैं, नीले लिटमस को लाल करते थे। अब क्या है, ये जो है ये क्षार होते हैं जो लाल लिटमस को नीला कर देते हैं, क्षारक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, क्षारक कहलाते हैं, ठीक है। अरिहंस के अनुसार देखो, अरिहंस के अनुसार, अरिहंस का सिद्धांत कहता है कि आयनन के पश्चात, क्षारक के आयनन के पश्चात जल में वियोजित होकर ऋणायन आयनों के रूप में केवल हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं। मतलब जो आयनन के पश्चात जल में वियोजित होकर,
ऋणायन के रूप में हमें OH माइनस आयन प्रदान करते हैं। ठीक है, तो जल में विलय होने पर हमें OH माइनस आयन प्रदान करते हैं। ठीक है, जो क्षारक होते हैं हमें जल में विलय होने पर ये क्या करते हैं, OH माइनस आयन प्रदान करते हैं। ठीक है, जैसे कि Na और ठीक है, तो क्षारक है क्या, NaOH है, ठीक है, KOH है, MgOH2 है, ये सभी क्या है, क्षारक हैं। क्या है बच्चों, क्षारक है। जैसे कि यहाँ पर देखिए NaOH को क्या किया जाता है, जलीय विलयन के साथ मिलाया जाता है, तो क्या होता है, ये दो भागों में विखंडित हो जाता है, टूट जाता है, Na अलग होता है और OH अलग होता है। ठीक है, तो OH माइनस आयन प्रदान करता है। देखो OH माइनस आयन प्रदान कर रहा है। ठीक है, निकल रहा है। डियर स्टूडेंट्स, आज पढ़ेंगे क्षारकों के प्रकार। तो क्षारक दो प्रकार के होते हैं, एक प्रबल क्षारक, दूसरा दुर्बल क्षारक। प्रबल क्षारक और दुर्बल क्षारक। ठीक है, तो प्रबल क्षारक क्या होते हैं, वह क्षारक जो जल में पूर्णतया वियोजित होकर या आयनित होकर क्या करते हैं, हाइड्रा ऑक्साइड आयन OH माइनस आयन देते हैं, उन्हें हम प्रबल क्षारक कहते हैं। ठीक है, तो प्रबल क्षारक की परिभाषा है वह क्षारक जो जल में पूर्णतः वियोजित या आयनित होकर हाइड्रा ऑक्साइड आयन मतलब OH माइनस आयन देते हैं, उन्हें हम प्रबल क्षारक कहते हैं। जैसे कि प्रबल क्षारक के कुछ उदाहरण दिए हैं, KOH है, NaOH है, ठीक है, BaOH2 है आदि, सभी ये क्या है, प्रबल क्षारक के उदाहरण है। ठीक है, जब प्रबल क्षारक को हम H2 जल के साथ वियोजित करते हैं, जल के साथ मिलाते हैं, तो क्या होता है कि अलग हो जाता है, पोटेशियम अलग हो जाता है और OH माइनस अलग हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए OH माइनस आयन क्या हो रहा है, मिल रहा है, अर्थात ये क्या है, एक क्षारक है और ये प्रबल क्षारक है। कैसा क्षारक है, प्रबल क्षारक है। देखो यहाँ पर दूसरी हेडिंग है बच्चों, दुर्बल क्षारक। दुर्बल क्षारक क्या होते हैं, वह क्षारक जो जल में पूर्णतया वियोजित या आयनित नहीं होते, दुर्बल क्षारक कहलाते हैं। जैसा कि परिभाषा प्रबल क्षारक की है, उसी प्रकार से जस्ट उल्टा परिभाषा किसकी है, दुर्बल क्षारक की। देखो प्रबल क्षारक में कहा जाता है कि वह पदार्थ जो जल में पूर्णतः वियोजित होकर या आयनित होकर OH माइनस आयन देते हैं, मतलब OH माइनस मतलब हाइड्रा ऑक्साइड आयन देते हैं, उन्हें हम प्रबल क्षारक कहते हैं। ठीक उसी प्रकार से जब दुर्बल क्षारक क्या होते हैं, वह क्षारक जो जल में पूर्णतः वियोजित नहीं होते हैं, उन्हें हम दुर्बल क्षारक कहते हैं। ठीक है, तो जो प्रबल क्षारक होते हैं जल में पूर्णतः वियोजित हो जाते हैं और दुर्बल क्षारक होते हैं जो जल में पूर्णतः वियोजित नहीं होते हैं, इसलिए क्या होता है, वे दुर्बल होते हैं और जो पूर्णतः वियोजित हो जाते हैं वे प्रबल क्षारक होते हैं। ठीक है, जैसे दुर्बल क्षारक का उदाहरण है AlOH3 प्लस NH4OH। ठीक है, ये सभी क्या है, दुर्बल क्षारक के उदाहरण है। ठीक है, तो दुर्बल क्षारक, ये दुर्बल क्षारक के उदाहरण। ठीक इसी प्रकार से यहाँ पर भी, जैसे कि यहाँ पर प्रबल क्षारक का दिखाया गया, उसी प्रकार से दुर्बल क्षारक भी इसी प्रकार से क्या करेगा, वो वियोजित होगा और क्या करेगा, OH माइनस आयन प्रदान करेगा। ठीक है, तो प्रबल क्षारक और दुर्बल क्षारक में ठीक है मिलान, जब जल के साथ मिलाते हैं तो इसी प्रकार से OH माइनस आयन में प्राप्त होता है। अब देखते हैं क्षारकों के भौतिक गुण। क्षारकों के भौतिक गुण, कौन कौन से क्षारक होते हैं, इनके भौतिक गुण क्या है। ठीक है, क्षारकों के भौतिक गुण क्या होते हैं, तो क्षारक जैसे कि परिभाषा में ही मैंने पहले बताया था कि क्षारक क्या होते हैं, स्वाद में कड़वे होते हैं। ठीक है, क्षारक क्या होते हैं, स्वाद में कड़वे होते हैं। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर भी क्षार या और नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। ठीक है, नीले लिटमस को क्या कर देते हैं, लाल कर देते हैं। ये सभी है इनके क्या भौतिक गुण ही है, परिभाषाओं में लिखा जाता है वो भौतिक गुण ही उसके अक्सर हुआ करते हैं। जैसे कि यहाँ पर लिखा है क्षारक जल में विलय तथा स्वाद में कड़वे होते हैं। क्षारक क्या होते हैं, जल में विलय होते हैं, मैंने अभी बताया कि जल में मिलने पर क्या होते हैं, लेकिन कुछ ऐसा होता है कि दुर्बल क्षारक कम विलय होते हैं और प्रबल क्षारक ज्यादा विलय होते हैं। ठीक है, तो जो क्षारक होते हैं जल में विलय होते हैं और स्वाद में कड़वे होते हैं। क्षारक लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। ठीक है, इसका भौतिक गुण है, क्षारक जो है लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। क्षारक स्पर्श में साबुन जैसे चिकने होते हैं। ठीक है, अगर हम क्षारकों को छूते हैं, अगर टच करते हैं तो कैसे दिखाई देते हैं, साबुन जैसे चिकने। ठीक है,
अम्लों के समान क्षारकों की भी प्रवृत्ति संक्षारक होती है। जैसा कि अम्ल संक्षारक होते हैं उसी प्रकार से क्षार भी संक्षारक होते हैं, लेकिन अम्लों की तुलना में दूसरे पॉइंट में लिखा है इसकी संक्षारक क्षमता अम्लों की तुलना में कम होती है। ठीक है, इनकी क्या होती है, अम्लों की तुलना में इनकी संक्षारक क्षमता कम होती है। रासायनिक गुण, ठीक है, तो धातु के साथ क्रिया, ठीक है, जब किसी क्षारक की सक्रिय धातु के साथ क्रिया होती है, ठीक है, तो हमें हाइड्रोजन गैस दिखाई देती है, मतलब हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। ठीक है, जब कोई क्षारक सक्रिय धातु के साथ अभिक्रिया करता है तो हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। ठीक है, जैसा कि यहाँ पर दिखाया गया है धातु और क्षारक, फिर क्या बनेगा, उत्पाद में लवण का निर्माण होगा और हाइड्रोजन गैस मुक्त होगी। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर मैंने धातु के रूप में जिंक ले लिया है और यहाँ पर क्षारक के रूप में NaOH मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लिया है। ठीक है, अब इनके दोनों के बीच हम अभिक्रिया कराने वाले हैं, तो अभिक्रिया होने पर हमें क्या मिलता है, सोडियम जिंकेट मिलता है। क्या मिलता है बच्चों, सोडियम जिंकेट, जिसे ZnO2, ठीक है, कहते हैं, प्लस H2 कहते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद जब हम अभिक्रिया, इसकी अभिक्रिया हम दूसरी बार करवाते हैं किसके साथ, अधात्विक ऑक्साइड के साथ। क्या के साथ, अधात्विक ऑक्साइड के साथ। जब क्षारकों की अभिक्रिया अधात्विक ऑक्साइड के साथ करवाते हैं, ठीक है, तो हमें क्या मिलता है, हमें मिलेगा लवण और जल। क्या मिलेगा बच्चों, लवण और जल मिलेगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले मैंने क्या किया है, CaOH2 मतलब शुष्क बुझा चूना लिया है। क्या लिया है, शुष्क बुझा हुआ चूना, बुझा हुआ चूना लिया है और प्लस CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड गैस लिया है। ठीक है, तो अधात्विक रूप, धातु ऑक्साइड के रूप में, अधात्विक ऑक्साइड के रूप में मैंने क्या लिया है, CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, और इधर मैंने लिया है शुष्क बुझा चूना। ठीक है, अब इनके दोनों के बीच अगर हम अभिक्रिया कराते हैं तो हमें मिलता है कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, अब कैल्शियम कार्बोनेट मिलता है और साथ में जल का निर्माण होता है। मतलब ये कि धात्विक ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया, किसी क्षारक की धात्विक ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया कराने पर हमें क्या मिलता है, जल का निर्माण होता है, लवण और जल का निर्माण होता है। तीसरा पॉइंट है, अब तीसरी बार हम क्या करा रहे हैं, रासायनिक गुणधर्म पता करने के लिए क्षारकों को अम्लों के साथ अभिक्रिया कराते हैं। तो क्षारक की कोई अम्ल के साथ अभिक्रिया कराने पर हमें उसके, तो हमें क्या होता है, जो क्षारक की जो क्षारक का प्रभाव होता है वो नष्ट हो जाता है। जब हम किसी क्षारक की अभिक्रिया अम्ल के साथ कराते हैं तो क्षारक का प्रभाव नष्ट हो जाता है और लवण और जल का निर्माण होता है। ठीक है, लवण और जल का निर्माण होता है। इसी को उदासीनीकरण अभिक्रिया भी कहते हैं। मतलब जब क्षारक और अम्ल के बीच अभिक्रिया होती है, ठीक है, तो क्या होता है, क्षारक का प्रभाव नष्ट हो जाता है और लवण और जल का निर्माण होता है। जैसे कि यहाँ पर मैंने क्या लिया है, एक क्षारक लिया है और यहाँ पर मैंने क्या लिया है, एक अम्ल लिया है। ठीक है, यहाँ पर क्षारक है AlOH3, ठीक है, AlOH3 और यहाँ पर मैंने क्षारक के अम्ल के रूप में H2SO4 ले लिया है, H2SO4 मतलब H2SO4 क्या होता है, हाइड्रोजन सल्फेट। ठीक है, अब यहाँ पर देखो क्या बन रहा है, Al2SO4 मिलता है। क्या मिलता है, Al2SO4 का क्यूब। ठीक है, Al2SO4 मिलता है प्लस H2O का निर्माण होता है। ठीक है, इस तरह से ये अभिक्रिया संपन्न होती है। ठीक है, जब क्षारकों और अम्लों के बीच अभिक्रिया कराई जाती है तो उनके प्रभाव नष्ट हो जाते हैं और लवण और जल का निर्माण होता है, लवण और जल का निर्माण होता है। कुछ क्षारक को गर्म करने पर क्षारीय ऑक्साइड में और जल में विघटित हो जाते हैं। कुछ क्षारक ऐसे होते हैं, ठीक है, अब मैंने कुछ छात्रों के साथ करवाया तो हमें पता चला कि कुछ क्षारक ऐसे होते हैं जिनको गर्म करने पर, क्षारक को गर्म करने पर वो क्या होते हैं, दो भागों में विखंडित हो जाते हैं, विघटित हो जाते हैं, दो भागों में टूट जाते हैं, क्षारीय ऑक्साइड के रूप में और जल के उपयोग। क्षारकों के उपयोग, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग वस्त्र उद्योग में और प्रति अम्ल बनाने में किया जाता है। ठीक है, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग में किया जाता है, वस्त्र उद्योग में और प्रति अम्ल बनाने के लिए किया जाता है। दूसरा है अमोनियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग।
अमोनियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग हम निर्मलीकरण बनाने में, ठीक है, या अमोनियम लवण बनाने में इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, क्या करने में? निर्मलीकरण बनाने में या फिर लवण निर्माण में इसका प्रयोग किया जाता है। तीसरी बात है सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग साबुन बनाने में या धावन सोडा बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। लुगदी बनाने में भी इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, और साफ सफाई में भी इसका प्रयोग किया जाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग। ठीक है, अब आती है अभिक्रिया उदासीनीकरण अभिक्रिया। मैंने अभी बताया था उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या होती है? अम्ल तथा क्षारकों के बीच, अम्ल तथा क्षारकों के बीच हुई अभिक्रिया उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, अम्ल और क्षारकों के बीच हुई अभिक्रिया क्या कहलाती है? उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। यहाँ पर हेडिंग, यहाँ पर परिभाषा में क्या लिखा है? अम्ल तथा क्षारकों के साथ क्रिया करके उनके प्रभाव को नष्ट कर देता है, लवण तथा जल का निर्माण होता है, यह अभिक्रिया उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। मतलब जब अम्ल और क्षार आपस में मिलाए जाते हैं तो क्या होता है? उनका प्रभाव पूर्ण रूप से क्या हो जाता है? नष्ट हो जाता है, खत्म हो जाता है, और उसमें उत्पाद के रूप में हमें क्या मिलता है? लवण बनता है और जल बनता है। ठीक है, लवण और जल का निर्माण होता है। इसी अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि ठीक है, यहाँ पर HCl, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लिया गया है। HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्षारक के रूप में, ये क्षारक है। ठीक है, और यहाँ पर ये अम्ल है। क्या है? अम्ल है। ठीक है, HCl क्या है? अम्ल है और ये क्षारक है। ठीक है, अच्छा यहाँ पर HCl एक अम्ल है, ठीक है, और ये NaOH एक क्षारक है। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH को क्या कहते हैं? सोडियम हाइड्रोक्साइड। निर्माण काहे का हो रहा है? NaCl का। काहे का? सोडियम क्लोराइड का। काहे का? सोडियम क्लोराइड का निर्माण हो रहा है, और साथ में जल का भी निर्माण हो रहा है। ठीक है, इस तरह से क्या होता है? ये उदासीनीकरण अभिक्रिया है। जब अम्ल और क्षारक के बीच अभिक्रिया होती है, दोनों के प्रभाव नष्ट हो जाते हैं और उत्पाद में लवण और जल का निर्माण होता है। ऐसी अभिक्रिया उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। हाँ बच्चों, देखिए सूचक, सूचक जिनको हम इंग्लिश में बोलते हैं इंडिकेटर्स, इंडिकेटर्स। ठीक है, सूचक होता क्या है? वह पदार्थ जिनका उपयोग पदार्थों की अम्लता तथा क्षारता की प्रकृति को पहचानने के लिए उपयोग किया जाता है, उन्हें हम सूचक कहते हैं। मतलब सूचक क्या होते हैं? वह पदार्थ जिनके द्वारा हम अम्ल तथा क्षार की पहचान करते हैं, उन्हें हम सूचक कहते हैं। ठीक है, तो सूचक 4 प्रकार के होते हैं बच्चों। सूचक के प्रकार, तो सूचक रियल में 4 प्रकार के होते हैं। एक सूचक नंबर 1 होता है प्राकृतिक सूचक। ठीक है, कुछ सूचक ऐसे होते हैं जो प्रकृति में ही उपस्थित होते हैं। ठीक है, तो प्राकृतिक सूचक। फिर दूसरा नंबर होते हैं संश्लेषित सूचक, जिनको हम प्रयोगशाला में क्या करते हैं? बनाते हैं। ठीक है, प्रयोगशाला द्वारा निर्मित होते हैं, वह संश्लेषित सूचक होते हैं। कुछ गंधयुक्त सूचक होते हैं। ठीक है, कुछ गंधयुक्त सूचक होते हैं। गंधयुक्त मतलब होता है जो गंध मतलब उसमें गंध का प्रभाव से हमें पता चलता है कि ये अम्ल है या क्षार है। जैसे कि कुछ होते हैं, ठीक है, तो अगर हम किसी सूचक को अम्ल में डालते हैं, ठीक है, तो कई बार क्या होता है? अम्ल में उसकी जो गंध होती है वो समाप्त हो जाती है, कई बार क्षार में समाप्त हो जाती है। इससे हमें पता चल जाता है कि अम्लीय सूचक है या गंधीय है, मतलब अम्ल है या क्षार है। ठीक है, फिर आते हैं सर्वव्यापी सूचक। ठीक है, लास्ट है सर्वव्यापी सूचक। ठीक है, इनको हम एक एक करके सभी को पढ़ाएंगे। ठीक है, पहला सबसे पहले हम देख लेते हैं प्राकृतिक सूचक क्या होते हैं। प्राकृतिक सूचक, इस प्रकार के सूचक प्रकृति में ही पाए जाते हैं। ठीक है, प्राकृतिक सूचक मतलब क्या होता है? वह सूचक जो यहाँ पर ही उपस्थित, मतलब प्रकृति में ही उपस्थित होते हैं, उन्हें प्राकृतिक सूचक कहते हैं। ठीक है, जैसे कि लाल पत्ता गोभी, ये प्राकृतिक सूचक है। लाल पत्ता गोभी एक प्राकृतिक सूचक है। हल्दी प्रकृति में उपस्थित होती है, इसलिए प्राकृतिक सूचक है। ठीक है, हाइड्रेजिया का फूल, हाइड्रेजिया एक पौधा होता है जिसका फूल, ठीक है, ये क्या है? प्राकृतिक सूचक है। कैसा है? प्राकृतिक सूचक है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं। ठीक है, तो सूचक लाल पत्ता गोभी, लाल पत्ता गोभी का अगर रस हम निकालते हैं और अम्ल में डालते हैं उसे, ठीक है, तो लाल ही रहेगा। ठीक है, अम्ल में डालेंगे तो लाल ही रहेगा, लेकिन जब क्षार के संपर्क में जाता है तो हरा में हो जाता है, जिससे हमें पता चलता है
कि अगर अम्ल है या क्षार है। ठीक है, तो लाल पत्ता गोभी का रस जो होता है अगर हम अम्ल के साथ मिलाते हैं तो कैसा रहता है, लाल ही रहता है। और जब क्षार के साथ क्षार के संपर्क में जाता है तो क्या हो जाता है, हरा बन जाता है। ठीक है, जिससे हमें क्या होता है, अम्लता और क्षारता की पहचान हो जाती है। दूसरा है हल्दी। ठीक है, हल्दी अगर अम्ल के संपर्क में जाएगी तो पीली ही रहेगी, अम्ल के संपर्क में जाएगी तो पीली ही रहेगी, लेकिन जब यह क्षार के संपर्क में जाती है तो लाल भूरा हो जाती है। ठीक है, आपने कई बार हल्दी को इसके चूने के साथ मिलाया होगा। ठीक है, तो आपको भूरा या लाल सा दिखाई देता होगा। ठीक है, तो इस तरह से जो चूना है वो किसकी तरह व्यवहार करता है, क्षार की तरह व्यवहार करता है, इसलिए क्या हो जाता है, जो हल्दी होती है वो लाल भूरी हो जाती है। लास्ट है हाइड्रेजिया का फूल। हाइड्रेजिया का फूल जो होता है ये भी क्या करता है, प्राकृतिक सूचक है। ठीक है, ये क्या करता है, अम्ल के साथ जाता है तो अम्ल के साथ होता है तो नीला होता है, अम्ल में मिलता है तो नीला होता है। ठीक है, और जब क्षार के साथ मिलता है तो गुलाबी में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, अम्ल के साथ नीला और क्षार के साथ गुलाबी हो जाता है। फिर दूसरा है सूचक, दूसरा सूचक हमने बताया था संश्लेषी सूचक होता है। ये क्या किया जाता है, प्रयोगशाला में ही निर्माण किया जाता है। ठीक है, ये प्राकृतिक नहीं होता है, प्रयोगशाला में इसका निर्माण किया जाता है। ठीक है, जैसे कि फिनाल्सफ्लीन। ठीक है, फिनाल्सफ्लीन नाम का जो होता है इसका प्रयोग हम करते हैं। ठीक है, इसका प्रयोगशाला में ही निर्माण होता है। इसी प्रकार से मिथाइल आयरन, ठीक है, ये भी प्रयोगशाला निर्मित क्या है, संश्लेषित सूचक है। ठीक है, संश्लेषित सूचक है। ठीक है, अगर हम फेनालाफ्थलीन को हम किसके साथ मिलाते हैं, अम्ल के साथ मिलाते हैं तो ये रंगहीन होता है। कैसा होता है, रंगीन होता है। लेकिन जब इसको काय के साथ, क्षार के साथ मिला देंगे, ठीक है, तो क्षार के साथ मिलाएंगे तो गुलाबी में परिवर्तित होगा। ठीक है, जब हम अम्ल के साथ मिलाएंगे तो रंगहीन रहेगा, जब क्षार के साथ मिलाएंगे तो गुलाबी हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, गुलाबी हो जाएगा। ठीक है, और जब इसे हम क्या करेंगे, उदासीन के साथ मिलाएंगे तो ये भी रंगहीन रहेगा। ठीक है, उदासीन के साथ रंगीन रहता है। ठीक है, और अम्ल के साथ रंगीन रहता है, लेकिन जब क्षार के साथ मिलता है तो गुलाबी होता है। ठीक है, इसी प्रकार से मिथिल आयरन है। ठीक है, यह प्राकृतिक सूचक नहीं है, संश्लेषित सूचक है, मतलब प्रयोगशाला द्वारा निर्मित है। ठीक है, इसमें अम्ल का, ठीक है, अम्ल के संपर्क में जाने पर यह लाल होता है, अम्ल के संपर्क में रहने पर लाल दिखाई देता है। ठीक है, जब क्षार के साथ मिलता है तो पीले में परिवर्तित हो जाता है, क्षार के साथ मिलता है तो पीले में, और जब ये उदासीन के साथ जाता है तो ऑरेंज हो जाता है, मतलब गुलाब ऑरेंज हो जाता है। ठीक है, संतरी कलर। ठीक है, इस तरह से इसको हम क्या करते हैं, इस तरह से हमें पता चलता है कि अम्ल क्या है और क्षार उदासीन को पता करने का तरीका होता है। इसी को हम सूचक या इंडिकेटर्स इंग्लिश में बोलते हैं। ठीक है, तीसरी आपकी हेडिंग रहेगी गंधयुक्त सूचक। ठीक है, तो गंधयुक्त सूचक क्या होते हैं, जिनमें गंध आती है। ठीक है, और जब वह अम्ल और क्षार के संपर्क में जाते हैं तो गंध में कोई परिवर्तन या फिर गंध समाप्त हो जाती है, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, गंधीय सूचक कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर लिखा वेनिला और प्याज और लौंग, ये गंधीय सूचक है। वेनिला, प्याज और लौंग कैसे हैं, गंधीय सूचक है। जैसे कि यहाँ पर गंधीय सूचक है, ठीक है, इनको अम्ल या क्षार के संपर्क में ले जाने पर अम्ल व क्षार के संपर्क में ले जाने पर इनके गंध में परिवर्तन हो जाता है, इनके गंध में परिवर्तन हो जाता है। इसीलिए हम इन्हें अम्लीय क्या कहते हैं, गंधीय सूचक कहते हैं। जैसे कि उदाहरण नंबर 1 दिया गया है, प्याज की गंध NaOH के संपर्क में आने पर, जब प्याज होता है उसका अगर रस निकालते हैं या फिर किसी तरह से उसका प्रयोग करते हैं, ठीक है, तो हम अगर उसको क्या ले जाते हैं, कोई अम्ल NaOH के साथ ले जाते हैं, NaOH के साथ मिलाते हैं, तो क्या हो जाती है, उसकी गंध समाप्त हो जाती है। ठीक है, उसकी गंध क्या होती है, समाप्त हो जाती है प्याज की गंध, परंतु HCl के संपर्क में जाने में उसका कोई परिवर्तन नहीं दिखाई देता है। ठीक है, तो इस तरह से गंधीय सूचक का कार्य करता है। ठीक है, जब NaOH के संपर्क में जाता है तो उसमें गंध समाप्त हो जाती है, और जब क्या होता है HCl के संपर्क में जाता है तो कोई भी गंध में परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, इसी प्रकार से वेनिला, ठीक है, वेनिला क्या होता है, जब अम्लीय के साथ जाता है, ठीक है, तो उसमें क्या हो जाती है, गंध रहती है। ठीक है, वेनिला जब होता है, वेनिला क्या होता है,
जब कोई अम्ल के साथ जाता है मतलब अम्ल से मिलता है तो उसकी खुशबू क्या होती है, कोई डिफरेंस नहीं होता है। लेकिन जब ये क्षार के साथ मिलता है तो इसमें क्या होता है, इसका इसका जो इसका जो गंध होती है वो परिवर्तित गंध समाप्त हो जाती है। क्या हो जाती है बच्चों, गंध समाप्त हो जाती है। अगला देखिए, अगली है चौथी सर्वव्यापी सूचक। सर्वव्यापी सूचक मतलब वह सूचक जो कई सूचकों से मिलकर बने हैं, कई सूचकों से मिलकर बने हैं, उन्हें हम सर्वव्यापी सूचक कहते हैं। जैसे विभिन्न प्रकार के सूचकों को परस्पर मिलाकर तमाम अन्य अन्य प्रकार के सूचक, जैसे गंधीय सूचक है, ठीक है, अन्य भी दो सूचक मैंने पहले ही बताए। तो कई प्रकार के सूचकों को आपस में मिलाकर एक प्रकार का मिश्रण तैयार किया जाता है और उस मिश्रण के द्वारा तैयार किया जाता है जो हाइड्रोजन आयनों की विभिन्न सांद्रताओं पर विभिन्न रंग प्रदर्शित करता है। मतलब उसमें जितने हाइड्रोजन आयनों की संख्या बढ़ेगी या घटेगी तो उस घटने या बढ़ने पर उसमें रंग में परिवर्तन दिखाई देगा। ठीक है, जितने ज्यादा हाइड्रोजन की संख्या होगी, ठीक है, तब ज्यादा होगी तो परिवर्तन होगा, कम होगा तो भी परिवर्तन होगा। मतलब उसमें हाइड्रोजन की संख्याओं पर निर्भर करता है कि वो कैसा रंग परिवर्तित करेगा, दिखाएगा। ठीक है, तो सर्वव्यापी सूचक जिसे हम सर्वात्रिक सूचक भी कहते हैं, तो विभिन्न प्रकार के सूचकों का बना हुआ एक मिश्रण होता है जो क्या करता है, हाइड्रोजन आयनों की सांद्रताओं पर निर्भर करता है कि वह कैसा रंग प्रदर्शित करेगा। ठीक है, अगला देखिए पीएच परास। पीएच परास क्या होता है बच्चों, पीएच परास क्या होता है, किसी अम्ल क्षारक के रंग में परिवर्तन किसी निश्चित पीएच पर न होकर, किसी निश्चित पीएच पर न होकर एक निश्चित सीमा में होता है। मतलब अगर किसी अम्ल या क्षार का पीएच मान कम है, ठीक है, तो उसमें रंग फीका दिखाई देगा। अगर पीएच मान ज्यादा है तो उसका रंग गाढ़ा, मतलब ज्यादा गाढ़ा दिखाई देगा। ठीक है, तो ये पीएच मान जो होता है वो पीएच मान जो पीएच होता है वो उस पर निर्भर नहीं करता कि अम्ल है या क्षार। ठीक है, वो उस पर निर्भर करता है कि वह कितना अम्लीय है और कितना क्षारीय है। ठीक है, तो पीएच मान क्या होता है, ये जो पीएच परास होता है उसी को हम पीएच परास कहते हैं। मतलब अम्लता तथा क्षारता की जांच को, मतलब उसमें यह निश्चित नहीं होता है कि जैसे 1 से 7 चक्कर 1 से 7 तक अम्ल होते हैं, लेकिन इसमें भी अम्ल जब एक वाला जो अम्ल होगा, एक का पीएच जिसका पीएच मान 1 होगा उसमें रंग फीका दिखाई देगा और जिसका पीएच मान 7 होगा उसमें रंग गाढ़ा दिखाई देगा। जैसे कोई भी क्या करते हैं, अगर हम सब सूचक लेते हैं और उसे उसमें मिलाते हैं तो एक में दूसरा दिखाई देगा और जब 7 होगा उसका पीएच मान हो गया तो दोनों अम्ल, ठीक है, मतलब 6 होगा जिसका तो दोनों होंगे अम्ल ही होंगे, लेकिन उसमें गाढ़ा और उसमें थोड़ा फीका दिखाई देगा। ठीक है, तो अम्ल और क्षारक में के रंगों में परिवर्तन एक निश्चित पीएच पर ना होकर उस पर क्या होता है, उसकी सीमा एक निश्चित सीमा में होता है, एक निश्चित सीमा में होता है कि कितने पर कितना रंग होना है, गाढ़ा कितना रंग दिखाई देता है। ठीक है, तो इस तरह से पीएच मान बढ़ते हैं। ठीक है, जैसे 1 से 6 के बीच 1 से 6 के बीच अम्ल होते हैं। ठीक है, 1 से 6 तक अम्ल होते हैं। ठीक है, तो जिस अम्ल का पीएच मान 1 होगा उसका रंग क्या होगा, थोड़ा कम गाढ़ा होगा, मतलब कम गाढ़ा दिखाई देगा। लेकिन जितना ही पीएच मान 5 होगा 6 होगा, ठीक है, उतना ही ज्यादा गाढ़ा दिखाई देगा। जैसे अब क्षार में जब 7 के बाद क्षार आएगा, ठीक है, तो 7 जिसका 8 होगा वो कम गाढ़ा दिखाई देगा और जिसका ज्यादा होता जाएगा 12-13 होगा उसका ज्यादा पीएच मान गाढ़ा दिखाई देगा। ठीक है, तो रंग में इस तरह से परिवर्तन होगा। ठीक है, यही पीएच परास कहता है कि कहता है किसी अम्ल तथा क्षारक का रंग में परिवर्तन किसी पीएच पर निर्भर ना होकर उसके मात्रा पर निर्भर करता है, उसकी निश्चित सीमा पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है, सीमा पर निर्भर करता है, उसे पीएच परास कहते हैं। ठीक है, अगला देखिए पीएच पैमाना। मैंने आपको अभी पढ़ा सर्वात्रिक सूचक। सर्वात्रिक सूचक वह होते हैं जो कई सूचकों का मिश्रण होते हैं। सर्वात्रिक सूचक वह होते हैं जो कई सूचकों के क्या होते हैं, मिश्रण होते हैं। तो यहीं पर लिखा है पीएच पैमाना में, पीएच पैमाना कहता है कि
सर्वात्रिक सूचक किसी विलयन हाइड्रोजन आयन की विभिन्न सांद्रताओं पर विभिन्न रंग प्रदर्शित करते हैं। जो सर्वात्रिक सूचक होते हैं वो किस पर निर्भर करते हैं? हाइड्रोजन की आयनों की सांद्रता पर। ठीक है, तो इस आयनों की सांद्रता पर अलग अलग रंग प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो उससे हम क्या कहेंगे? रंग प्रदर्शित करेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होता है? एक वैज्ञानिक थे, ठीक है, डेविन्स। कौन से? डेविन्स सॉरेनसन। ठीक है, डेविस सॉरेनसन। ठीक है, 1909 में उन्होंने एक पैमाने की खोज की, एक मापक यंत्र की खोज की जिसको हम पीएच पैमाना कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? पीएच पैमाना कहते हैं। वो क्या करता है? पीएच पैमाना हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता को बताता है, हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता को प्रदर्शित करता है, बताता है, जिससे हमें पता चलता है कि अम्ल कितना अम्लीय और कितना क्षारीय होता है। ठीक है, तो पीएच पैमाना क्या होता है भैया? एक प्रकार का मात्रक होता है जो क्या करता है? हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता को बताता है, हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता को बताता है। ठीक है, किसी का जलीय पीएच जिसका पीएच मान क्या होता है? हाइड्रोजन आयन जितने ज्यादा होंगे उतना ही पीएच मान ज्यादा होगा, सांद्र आयन की संख्या कम होगी उतना ही पीएच मान कम होगा। ठीक है, इस तरह से पीएच मान प्रदर्शित। पीएच मान क्या होता है? तो पीएच मान क्या होता है? हाइड्रोजन आयन की सांद्रता का मात्रक होता है। ठीक है, जैसे कि पीएच पैमाना होता क्या है? 1 से 14 तक का उस पर नंबर लिखे रहते हैं, जो क्या करते हैं? जिसका पीएच मान 1 होता है वो अम्ल होता है, 2 होता है तब भी, 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है, 6 तक का होता है तो क्या होता है? वो सारे अम्ल होते हैं। जिसका पीएच मान 7 होता है वो उदासीन होते हैं, और जिसका 8 से 14 के बीच होता है वे क्षार होते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये सभी अम्ल होते हैं 1 से 6 के बीच, और 8 से 14 के बीच कितने होते हैं? सब क्षार होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो अम्ल होते हैं उसमें H+ मतलब हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता बढ़ी होती है, ज्यादा होती है, और क्षारों में सांद्रता कम होती है। ठीक है, इस तरह से इसे पीएच मान को नापा जाता है। पीएच पैमाना क्या होता है? एक प्रकार का पैमाना होता है जो हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता को क्या करता है? नापता है। बच्चों देखो, पीएच और पीओएच में संबंध। जिस प्रकार पीएच हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को प्रकट करता है, जिस पर पीएच हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को प्रकट करता है, ठीक उसी प्रकार से पीओएच हाइड्रॉक्सिल आयनों की सांद्रता को प्रकट करता है। ठीक है, तो P बराबर -log10 ब्रैकेट H+ ब्रैकेट वर्ग। ठीक है, इसी प्रकार से POH बराबर log10 बराबर POH माइनस, मतलब pH बराबर POH। ठीक है, pH बराबर POH, मतलब जब pH बढ़ेगा तो POH घटेगा। ठीक है, जब POH बढ़ेगा तो pH घटेगा। ठीक है, ठीक उसी प्रकार से जैसे जब क्या होता है? pH बढ़ता है तो POH घटता है, और जब POH बढ़ता है तो pH कम होता है। ठीक है, आगे देखो दैनिक जीवन में पीएच का महत्व। दैनिक जीवन में पीएच का महत्व, यहाँ पर 4 टॉपिक दिए गए हैं जिसमें से हम सबके बारे में आपको बताएंगे। हमारे पौधे एवं जंतुओं का पीएच मान के प्रति संवेदनशीलता। देखो जब जीव जंतु होते हैं ना, पौधे होते हैं या जंतु होते हैं, ठीक है, तो जो ये जंतु होते हैं वो क्या होते हैं? इनका पीएच मान लगभग 7 होना चाहिए, 7 से 7.8 के बीच लगभग होना चाहिए। ठीक है, तब तक ये जीव और जंतु होते हैं वो आसानी से क्या कर पाते हैं? उसमें रह पाते हैं। ठीक है, लेकिन जब क्या होता है? बारिश होने के कारण, ठीक है, अम्लीय बारिश होने के कारण जब उसका पीएच मान 5 से कम चला जाता है, ठीक है, तो जीवों को जीवित रहना, जलीय जीवों को जल में रहने के लिए कठिनता होती है। ठीक है, तो इस तरह से पीएच मान का हमारे दैनिक जीवन में महत्व है। ठीक है, इससे कई सारी बीमारियां भी हो जाती हैं। ठीक है, फिर आता है मृदा मतलब मिट्टी का पीएच मान। मिट्टी का पीएच मान 7 होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 7 के आसपास होना चाहिए, 7.5 हो सकता है, 7 से कम। ठीक है, 6
5 हो सकता है, 7 से मतलब 6 और 8 के बीच होना चाहिए, ठीक है। जिससे क्या होता है पीएच मान अच्छा होता है, मतलब 6 के 7 के आसपास रहेगा तो हमारे मतलब हमारे फसलें अच्छी होंगी। मृदा अच्छी मानी जाती है, मतलब 7 का पीएच मान होता है तो मृदा क्या होती है, अच्छी होती है और यहाँ पर फसलें अच्छी होती हैं। फसलें क्या होती है, अच्छी होती है। और पीएच मान जब 7 होता है तब हम आसानी से क्या होते हैं, कम खाद डालकर बढ़िया से फसल उगा सकते हैं, ठीक है। तो पीएच मान, ठीक है, एक मुख्य प्रकार से क्या करता है, खाद के बारे में ही बताता है कि खाद हमें कितनी डालनी चाहिए। और पीएच मान ही क्या किया जाता है, ठीक है, चेक करा जाता है। मिट्टी का पीएच मान किसान लोग चेक कराते हैं इसीलिए, ठीक है। अगला है बच्चों हमारे पाचन तंत्र का पीएच मान। हमारे जो पाचन तंत्र है यहाँ पर HCl नाम का एक हार्मोन रिलीज होता है। HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल रिलीज होता है हमारे पेट में, आमाशय में, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, इसके अधिक मात्रा से, इसके अधिका मतलब कभी कभी क्या होता है ये HCl क्या होता है, ज्यादा रिलीज होता है, जिससे हमारे पेट में दर्द, ठीक है, हमारे पेट में दर्द जैसी समस्याएं उत्पन्न होने लगती है, जलन होने लगती है, ठीक है। तो पीएच मान बढ़ जाने से क्या होता है, ये सभी चीजें होने लगती हैं। जिससे क्या करते हैं हम, इसे पीएच मान को कम करने के लिए मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को क्या करते हैं, यूज करते हैं, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को, जिसे हम प्रतिअम्ल भी कहते हैं, ठीक है। तो इसे खा लेने से, इसको सेवन करने से क्या होता है, अम्लता कम हो जाती है, क्षारता बढ़ जाती है, जिससे ये दर्द मतलब जलन होती है और समाप्त हो जाती है, ठीक है। इसी प्रकार से पशुओं एवं पौधों द्वारा उत्पन्न रसायनों से आत्मरक्षा। देखो जो पशु होते हैं या जीव पौधे होते हैं जिनमें क्या होता है, जैसे कई प्रकार की छोटी चींटियां या, ठीक है, जो जिनके काटने से क्या होता है, जिनके काटने से हमें डंक जैसी दर्द महसूस होती है, डंक जैसी दर्द महसूस होती है। बहुत सारे ऐसे पौधे भी होते हैं जिनमें क्या होता है, जिनको लग जाने से हमारे हमारे शरीर में क्या होता है, डंक जैसा महसूस होता है और बहुत दर्द होती है, ठीक है। तो ये दर्द इसलिए होती है क्योंकि इनके डंकों में क्या होता है, अम्ल पाया जाता है। क्या पाया जाता है, अम्ल उपस्थित होते हैं। अम्ल उपस्थित होने के कारण जो हमारे शरीर के अंदर इंजेक्ट होते हैं, जिससे क्या होता है, जिससे हमें दर्द महसूस होती है, ठीक है। फिर उसके बाद अगर हम उसमें क्या करते हैं, प्रतिअम्ल के रूप में हम किसी चीज को लगा लेते हैं। जैसे प्रतिअम्ल के रूप में से इसमें क्या लगा लेते हैं, कोई भी चीजें लगाते हैं। जैसे कई बार क्या होता है, ठीक है, तो अगर हम मधुमक्खी जैसे चींटी आदि आदि चीजें काटती है, ठीक है, तो हमें ऐसा दर्द महसूस होता है। इस पर क्या करना चाहिए, हमें बेकिंग सोडा लगाना चाहिए। बेकिंग सोडा जैसे दुर्बल क्षारक का प्रयोग कर लेना चाहिए, जिससे क्या होता है, हमारी दर्द कुछ ही समय में समाप्त हो जाती है, क्योंकि अम्लता कम हो जाती है और क्षारकता बढ़ जाती है, जिससे दर्द समाप्त हो जाता है, ठीक। तो बेकिंग सोडा लगाकर हम